हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एग्जाम स्टडी चैनल पे, जिसमें कि आप देख रहे हैं इसमें जो कंप्लीट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का जो सिलेबस है, जिसके अंतर्गत के यूपीएससी है, पीसीएस है एंड अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जहाँ पर इसके इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से जहाँ पर भी क्वेश्चन पूछते हैं, उसका कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इस चैनल पे, जिसमें कि हम इसको सीक्वेंस में अभी तक हमारी 8 क्लासेस हो गई है, उनके अंतर्गत आप उनको सीक्वेंस में आप देख सकते हैं, जिसके कि अब देखेंगे हम इसके अंतर्गत क्लास नंबर 9 जो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की है, जिसमें कि आप देखेंगे कि हमने जहाँ तक अभी जितना जो कंप्लीट किए हैं उससे आगे हम इसमें देखेंगे। हेलो दोस्तों, तो फिर आ गए हम फिर एक नए टॉपिक और एक नए नए तरह की वीडियो लेकर आपके एक टॉपिक से रिलेटेड है, जिसमें कि आप देखेंगे इसमें कि जो टाइगर रिजर्व के बारे में हम अभी तक देख रहे थे, तो उसको हम जो बचे हुए टाइगर रिजर्व है उनके बारे में हम डिटेल से समझेंगे और जो जो जानकारी उनके लिए महत्वपूर्ण है टाइगर रिजर्व से लेके उन सभी को मैं बतलाऊंगा। और फिर इसमें हम देख रहे हैं अभी जो हमारी श्रृंखला चल रही है, इसको कि आप फीडबैक के तौर पर भी बता सकते हैं और सेशन के बारे में लाइक या डिसलाइक करके, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। आज आज का हम देखेंगे उड़ीसा राज्य के जो टाइगर रिजर्व है उनके बारे में, और मतलब कि जो बचे हैं टाइगर रिजर्व उनके बारे में सभी को हम देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कौन से राज्य के, उड़ीसा राज्य के। उड़ीसा राज्य में जो महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व है ना, उनके बारे में देखें हम, तो इसमें कि सबसे पहले सतकोशिया टाइगर रिजर्व है और शिमलीपाल टाइगर रिजर्व। यहाँ पर आप देखिएगा कि दो टाइगर रिजर्व है। कौन कौन से टाइगर रिजर्व है? सतकोशिया टाइगर रिजर्व है और शिमलीपाल टाइगर रिजर्व है। कहाँ पर देख रहे हैं हम? उड़ीसा में। और फिर देखें हम इसमें कि छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में आप देखोगे तो यहाँ पर कौन से हैं? 4 टाइगर रिजर्व है। कौन कौन से टाइगर रिजर्व है? इंद्रावती टाइगर रिजर्व है, उदंती नाजिर टाइगर रिजर्व, और फिर क्या गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, जो अचनक अमरकंटक टाइगर रिजर्व। ये तो आपको पता ही होगा, जो कि एमपी में भी है और छत्तीसगढ़ में, दोनों की क्या है, ये बाउंड्री पर स्थित है। ठीक है, तो कौन कौन से यहाँ पर? इंद्रावती है, उदयंती है, और फिर गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है, और अचनक अमरकंटक कौन सा है? अचनक अमरकंटक टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो अब देखें हम अगला, देखें अगला राज्य कौन सा? हम राजस्थान राज्य का, राजस्थान राज्य का कौन सा है? मुकलम टाइगर रिजर्व है, सरिस्का टाइगर रिजर्व है, जो मुकलम नहीं, मुक्ता टाइगर रिजर्व है, सरिस्का टाइगर रिजर्व है, रणथंबोर टाइगर रिजर्व है, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है, और रामगढ़ विषहरी टाइगर रिजर्व है। कुल मिलाकर यहाँ पर आप देखोगे तो राजस्थान राज्य में कुल मिलाकर आप यहाँ पर 5 टाइगर रिजर्व है। कौन कौन से? मुग्धा टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंबोर टाइगर रिजर्व, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, और रामगढ़ विषहरी टाइगर रिजर्व। ये राजस्थान के जो महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व है। और फिर अगला है, अगला स्टेट हम देखेंगे। अगला स्टेट में आप देखिएगा कि कर्नाटक राज्य। तो कर्नाटक राज्य में कौन कौन से टाइगर रिजर्व है उनके बारे में देखें, तो सबसे पहले इसमें बीआर हिल्स टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा, और फिर बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, भद्रा टाइगर रिजर्व है, और टांडेली अंसी का टाइगर रिजर्व है, और नागरहोल टाइगर रिजर्व है। आप इनको थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिएगा, जैसे कि मैं इनको जैसा पढ़ा रहा हूँ ना, उसी के आधार पर इनको थोड़ा रिवाइज करते रहें, और इनको मेरे आधार पर भी जैसा मैं बोलता जाता हूँ वैसे आप याद याद रखिएगा कि किस तरह से इनको याद करें। सबसे पहले तो वी आर वी आर हिल्स टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, भद्रा टाइगर रिजर्व है, और ये तांडेली अंसी टाइगर रिजर्व है, और ये नागरहोल टाइगर रिजर्व। जैसे कि मैंने आपको इसकी करंट अफेयर की क्लास में बतलाया था कि कौन कौन से टाइगर रिजर्व के बारे में, जैसे कि नागरहोल टाइगर रिजर्व, यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर 52 परिवारों के साथ, जैसे कि यहाँ पर कौन सी जनजाति ने, जुनू कुरबा जनजाति ने, जो कि जो करंट में रही थी इसकी न्यूज़, जुनू कुरबा जनजाति ने यहाँ पर क्या कर लिया था, यहाँ के क्षेत्र में क्या अपना भूमि पर अधिकार कर लिया था। और फिर मैंने बांदीपुर टाइगर रिजर्व के बारे में बताया था, और भद्रा टाइगर रिजर्व, जैसे कि इनका कुल एरिया कितना है उनके बारे में भी पूरा डिटेल से समझाया था। शायद आपने वीडियो देखा होगा, नहीं देखा होगा तो वीडियो को आप करंट अफेयर की जो सीरीज, जो प्ले लिस्ट है एमसीक्यूज वाली, उसमें मैंने इसको अटैच कर दिया, वहाँ पर जाके आप इसको देख सकते हैं, और इनसे जो करंट में न्यूज़ रही तो वहाँ से इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से जरूर जाकर देखिएगा, तो इसमें आपको थोड़ा सा नॉलेज अच्छा सा मिल जाएगा। और फिर अगला राज्य देखें, अगला राज्य कौन सा? कर्नाटक राज्य की, सॉरी, केरला राज्य। केरला राज्य में कौन कौन से वाइसरॉय रिजर्व उनके बारे में देखें हम। पलाबी पलावी कुलम वाइसरॉय यानी पलावी कुलम टाइगर रिजर्व, और पेरियार टाइगर रिजर्व। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? टाइगर रिजर्व के बारे में। कौन कौन से? पलावी कुलम टाइगर रिजर्व, और कौन सा है ये? पेरियार टाइगर रिजर्व। केरल में सिर्फ 2 है। कौन कौन से? पलावी कुलम टाइगर रिजर्व और पेरियार टाइगर रिजर्व। तो फिर अगला राज्य है, अगला राज्य कौन सा? तमिलनाडु राज्य की। तमिलनाडु राज्य में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं? तो हम देखें, कालागढ़ मुंडा मुथुरई टाइगर रिजर्व, कालागढ़ मुंडा मुथुरई टाइगर रिजर्व, कालागढ़ मुंडा मुथुरई टाइगर रिजर्व, कालागढ़ मुंडा मुथुरई टाइगर रिजर्व। इस तरह से इनको याद किया जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए मुथुमलाई टाइगर रिजर्व, और फिर अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, और फिर श्रीवैली
पुतूर टाइगर रिजर्व और सत्यमंगलम श्री सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। इनको कैसा याद करेंगे आप, इसको याद करने का एक ट्रिक है, जैसे कि कालागढ़ मुंडाई टाइगर रिजर्व, मुंडा मुथुरई टाइगर रिजर्व, मुथुमलाई टाइगर रिजर्व, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, श्री बेल्लीपुतूर टाइगर रिजर्व और सप्तमंगलम टाइगर रिजर्व। जैसे कि इसको सीक्वेंस में आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल ही बन सकता है, इनको सीक्वेंस में लगाई नॉर्थ टू साउथ या साउथ से नॉर्थ, मतलब इनको सीक्वेंस में आप इनको किस तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो उसमें इसकी सीरीज का ये क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। फिर अगला राज्य है, कौन सा राज्य है, अगला राज्य हम देखेंगे तेलंगाना। तेलंगाना राज्य में कौन कौन से टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर है अमरावती टाइगर रिजर्व और कैम्बेल टाइगर रिजर्व, काविल केवल है, केवल टाइगर रिजर्व। कौन कौन से, अमरावती टाइगर रिजर्व, काम्बेल टाइगर रिजर्व। ठीक हो गया जी, कौन सा राज्य, तेलंगाना राज्य। तो फिर इसके बाद है तेलंगाना के ठीक नीचे आंध्र प्रदेश राज्य। आंध्र प्रदेश में कौन सा है, नागार्जुन श्री सेलम टाइगर रिजर्व। कौन सा, नागार्जुन श्री सेलम टाइगर रिजर्व। अब बचा है मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में कौन कौन सी टाइगर रिजर्व है, उनकी पूरी लिस्ट के रूप में हम यहाँ पर देखेंगे। अब आते हैं हम सीधे मध्य प्रदेश राज्य की। मध्य प्रदेश राज्य में जो टाइगर रिजर्व है उनके बारे में एक सूची को हम देखते हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व, संजय गांधी टाइगर रिजर्व, फिर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, और फिर क्या है सर, रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व और ये माधवगढ़ टाइगर रिजर्व, जैसे कि है जो कि 58वां टाइगर रिजर्व है जो कि भारत का, ठीक है। कौन सा, माधवगढ़ टाइगर रिजर्व। कौन कौन से यहाँ पर है, पन्ना टाइगर रिजर्व है, संजय गांधी टाइगर रिजर्व है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, कान्हा टाइगर रिजर्व है और पेंच टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व, और ये न्यू वाला कौन सा, माधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो कि भारत का 58वां टाइगर रिजर्व के रूप में इसे बनाया गया है। तो इसको आप यहाँ मध्य प्रदेश राज्य के जो टाइगर रिजर्व है, जो इनको सूची दी गई, ठीक है, आप यहाँ से देख लीजिएगा, इसमें सीक्वेंस में आप इनको याद भी कर सकते हैं। तो अब देखें हम महाराष्ट्र राज्य के जो प्रमुख टाइगर रिजर्व है उनके बारे में देखें। महाराष्ट्र में कौन कौन से टाइगर रिजर्व आप देखेंगे, यहाँ पर इनकी सूची है, बेलघाट टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व और नवेगांव टाइगर रिजर्व, ताइडोबा टाइगर रिजर्व और फिर वो टाइगर रिजर्व और सह्याद्री टाइगर रिजर्व। कितने टाइगर रिजर्व है कुल मिलाकर यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 6 टाइगर रिजर्व। कितने, 6 टाइगर रिजर्व कहाँ का, महाराष्ट्र के, ठीक है। कितने, 6 टाइगर रिजर्व। कौन कौन से, मेलघाट है, पेंच है और नवेगांव टाइगर रिजर्व है, टटोबा टाइगर रिजर्व है, वो टाइगर रिजर्व है और सह्याद्री टाइगर रिजर्व, ठीक है। कुल मिलाकर यहाँ पर 6 टाइगर रिजर्व है जो कि महाराष्ट्र राज्य के टाइगर रिजर्व के रूप में आप यहाँ देखेंगे। फिर अब देखें हम इनकी एक नई सिचुएशन के आधार पर, इसमें कि इंटरनेशनल फॉर कंजर्वेशन नेचर, मतलब कि इसमें इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन के जो नेचर है उनके आधार पर इनको किस तरह से डिवाइड किया गया, उनको हम एक डिटेल सीक्वेंस में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो इसमें देखें हम 1948 का जो कि कंजर्वेशन ऑफ प्रति जो इसकी प्राकृतिक संरक्षण के जो सतत विकास डेवलपमेंट गोल के लिए आवश्यक है, इसके लिए एसडीजी के लिए आवश्यक है। फिर इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं हम। IUCN की जो लिस्ट है उसके आधार पर इसकी स्थापना देखें, तो इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। इसकी प्राथमिक लक्ष्य था कि प्राकृतिक जो संरक्षण है उनको किस तरह से प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग से करना आवश्यक है। तो हम इसमें देखें कि भारत IUCN का सदस्य कब बना था, 1969 में। कब बना था, 1969 में भारत इसका सदस्य बना था, किसका, IUCN का। और फिर IUCN की रेड लिस्ट के बारे में देखें, जो क्लासिफिकेशन ऑफ IUCN की जो क्लासिफिकेशन है उसको हम देखें। सबसे पहले एक्सटिस, मतलब कि विलुप्त प्रजाति है, एक्सटिस इन द वाइल्ड, जो जंगल से पूर्णतः विलुप्त हो चुकी जो प्रजाति हैं, और क्रिटिकल इंजर्ड, मतलब गंभीर रूप से किस तरह से संकटग्रस्त जो प्रजाति हैं वो है, और इंडेंजर स्पीसीज, मतलब कि ये संकटग्रस्त जो प्रजाति हैं ये कौन कौन सी हैं। तो इनके बारे में हम जो 4 स्टेप हैं इनको हम देखेंगे कि ये कौन कौन सी अंतर्गत है। तो हम सबसे पहले अब इसमें देखें हम इसमें कि जो किसके लिए है, और फिर फिफ्थ में इसमें कि नियर थ्रेट, मतलब भविष्य में इन जनजातियों के लिए खतरा है। और फिर इसमें देखें असुरक्षित, वनरेबल मतलब कि असुरक्षित है, मतलब इन्हें पूर्ण तरह सुरक्षित नहीं किया गया। और फिर लेटेस्ट का जो कंसर्ट है, मतलब कि कम चिंताजनक, मतलब जिन पे खतरा नहीं ना के बराबर है। और फिर हम डाटा लेटेस्ट देखें, इसमें से कोई डाटा इसमें अभी पर्याप्त मात्रा में इसमें उपलब्ध नहीं है। नॉट एलोवेट, मतलब कि जिसकी गिनती नहीं की जा सकती, मतलब कि ऐसी प्रजाति जिसकी पूर्ण रूप से इनकी गिनती नहीं की जा सकती। तो अब इसमें हम देखें हम स्पीसीज का जो क्राइटेरिया, जो क्रिटिकल इंडेंजर जो स्पीसीज हैं, कौन कौन सी क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीसीज है उनके बारे में अब हम एक एक करके जानते हैं, ठीक है। ये एशियाटिक चीता, मतलब कि जो चीता है एशियाटिक चीता, वह कहाँ से है, यह बर्फ, यह कहाँ पर मिलता है, सिर्फ कहाँ पर है, ईरान में आपको मिलेगा देखना, कौन सा, एशियाटिक चीता। और फिर तो इसमें हम देखें घड़ियाल, जो कि चंबल नदी की सेंचुरी पर, जहाँ पर कि चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य
और कतानिया घाट पर अवस्थित है, मतलब कि जो कहाँ पर है ये, चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य, कतनिया घाट जो कि दुधवा टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और उत्तर प्रदेश, मतलब 3 राज्यों से इसमें मिला हुआ है। इसकी सीमा कौन सी, चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य जो कतनिया घाट पर है, दुधवा टाइगर रिजर्व भी यहाँ पर, और यहाँ पर की कौन सी जो पैंगोंग्स मतलब कि मानस टाइगर रिजर्व में मिलेगा। तो ये जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये शुअर है पिंगहॉक्स, ये बहुत ही क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीसीज के अंतर्गत आती है, मतलब ये पूर्ण तरह क्या है, समाप्त होने की कगार पर है। तो अब देखिएगा यहाँ पर जो कि लेवल का कॉवेट है, जो कि मालाबार क्षेत्र में पाए जाने वाले, जो कहाँ पर है, केरल में है। जैसे कि इनको आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इनको भी क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीसीज के अंतर्गत इनको रखा गया। और फिर इसमें देखिए नामदफा फ्लाइंग स्क्वाल, मतलब कि जो स्क्वारल है, जो अरुणाचल प्रदेश में जो प्राकृतिक प्राणी है, ये कैसी है, ये भी बहुत ही इसमें की मतलब क्रिटिकल इंडेंजर्ड के अंतर्गत ये आती है। और फिर आप देखिएगा इसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, जो कि राजस्थान का ये राजकीय पक्षी है और गुजरात में भी पाया जाता है, ये भी इसी लिस्ट के अंतर्गत इसको भी रखा गया, किसको, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को। और फिर अगला इसमें कि दिहांग फ्लोरिकन, जो कि मानस नेशनल मानस बायोस्फीयर रिजर्व में भी है, जो कि दिहांग फ्लोरिकन, ये है दिहांग फ्लोरिकन, जो कि सबसे ज़्यादा क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीसीज के अंतर्गत इसको रखा जाता है। और फिर देखें हम ये तो हुई कौन सी, क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीसीज। अब इंडेंजर्ड स्पीसीज की इंडेंजर्ड स्पीसीज है क्या, तो उसके बारे में हम देखें, शंघाई डियर, काबू लामजाओ, जो कि नेशनल पार्क कहाँ पर, ये मणिपुर में है, ये वहाँ पर ये पाए जाते हैं। जहाँ पर आप देखिएगा ये मणिपुर में, ये घास की जो क्या है इसमें की फुंडीस नाम का ये जो इसमें जहाँ तैरते हैं, जहाँ पर लोकटक झील भी है, जैसे कि ये हुआ समुद्र, वो ये क्या है, ये पूरा समुद्र। यहाँ पर की छोटे छोटे ये फुंडीस है, फुंडीस के रूप में इनको, जब शायद मैं अब देखूंगा, शायद अगले आने वाली वीडियो में आप देखेंगे, वहाँ पर मैं एक वीडियो अटैच कर दूंगा जिसमें कि आप देखेंगे ये फुंडीस है क्या, तो इसी वीडियो में देखिएगा। यहाँ पर मैं एक वीडियो अटैच कर दूंगा, तो उसमें आप देखिएगा कि जो फुंडीस हैं किस तरह से तैरती है, जो कि ये केवल लामजुआ है, जो मणिपुर है, लोकटक झील भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कि वो किस तरह से तैरते हुए जो फुंडीस के रूप में दिखाया गया, ठीक है। तो आप वहाँ से इसको जरूर देख लीजिएगा, इसको आप वहाँ से जरूर देख लीजिएगा, वो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। ज़्यादा नहीं, बहुत से 4-5 सेकंड या 5 या 2-4 मिनट की रहेगी, 2 मिनट की रहेगी, जहाँ तक उसको सिर्फ दिखाने के लिए कि आपकी किस तरह से वो फुंडीस के रूप में वो है तैरते रहते हैं, ठीक है। उसको मैं यहाँ पे आप अटैच कर दूंगा। और फिर इसमें नीलगिरी तहार, जैसे कि आप ये इनको देख सकते हैं, और लाइथ हॉलैंड, जो मकवाथ हॉलैंड है, जिसमें कि आप इसको नीलगिरी बायोस्फीयर रेंज में ये पाया जाता है, जैसे कि बंदर है, ये भी इंडेंजर्ड स्पीसीज के अंतर्गत आता है। और फिर इसमें देखिए बंगाल टाइगर, जो सुंदरबन वाले क्षेत्र में आपको मिलेगा, किस तरह से पानी में भी अपना निकाल के तैर सकता है, कौन, बंगाल टाइगर। और फिर इसमें अगला है नेशनल, जो कि रेड पांडा, रेड पांडा आपको कहाँ पर मिलेगा, रेड पांडा ये नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, कहाँ पर, नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व में ये रेड पांडा आपको देखने को मिलेगा। और फिर इसमें देखिए गंगाई डॉल्फिन, गंगाई डॉल्फिन ये पक्षी अभ्यारण्य, जो कि जलीय पक्षी, मतलब कि भारत का ये जलीय पक्षी के रूप में इसे जाना जाता है, किसको, गंगाई डॉल्फिन को। तो ये तो थे हमारे इंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में। अब देखें हम वनरेबल ग्रुप, मतलब कि वनरेबल के अंतर्गत कौन कौन सी स्पीसीज आती है, उनको हम सुभेद्य, मतलब इसे क्या बोलते हैं, शुभेद्य प्रजातियां, ठीक है। तो आप यहाँ देखिएगा स्कॉन्डल लेपर्ड, जो कि महान हिमालय में यह राष्ट्रीय उद्यान है, जहाँ पर ये ठंडा क्षेत्र में ये पाया जाता है, मतलब कि ये स्नो लेपर्ड है, मतलब कि ये बर्फीले क्षेत्र में रहने वाला जानवर, ये स्नो लेपर्ड है, जो यहाँ पर ठंडे क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो इसको आप यहाँ देखेंगे। और फिर देखें हम इंडियन बाइसन, ये भी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में रहता है, मतलब कि आप देखेंगे यहाँ पर जो कि जो भैंसा है, इसे इंडियन बाइसन के नाम से भी जाना जाता है। और फिर दिवोंग सी, मतलब कि शी काऊ, यह गल्फ ऑफ मन्नार में पाया जाता है। तो ये इसको आप यहाँ इसको देख सकते हैं, ठीक है। और फिर अब देखें हम जो अगला टॉपिक है, एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, आप इसमें हम कुछ इसको कवर कर लेंगे और कुछ आने वाली वीडियो में इसको देख के हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें आपका ये टॉपिक है, टॉपिक का नाम है, जैसे इकोसिस्टम देखेंगे, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम देखेंगे, पीट बॉग देखेंगे, फैन देखेंगे, वेटलैंड है, पूर्वा सिंह है, और फिर वाटर फर्टिलाइजेशन है, और फिर कंट्रोल फ्लड देखेंगे, इकोनॉमिक वैली देखेंगे, और आंसर करना है। तो इनको एक एक करके हम सभी को इनको डिटेल से समझेंगे। तो हम सबसे पहले देखें हम इसमें कि मॉन्ट्रैक्ट रिकॉर्ड के अंतर्गत देखते हैं, मॉन्ट्रैक्ट रिकॉर्ड के अंतर्गत कौन कौन सी इसमें जो इनको रखा गया। जैसे कि हम लिस्ट में देखें हम इसमें कि मैग्रोव फॉरेस्ट है, और फिर इसमें कि देखें क्लोरोसॉफ्टिक या मैग्रोव फॉरेस्ट एरिया का जितना भाग है उसको इसके अंतर्गत रखा गया मॉन्ट्रैक्ट रिकॉर्ड के अंतर्गत। इसमें देखें हम टाइप ऑफ वेटलैंड देखेंगे, मैग्रोव फॉरेस्ट देखेंगे, और फिर इसमें देखेंगे क्या कोरल रीफ की, कोरल रीफ बेसिकली है क्या। और इसमें सबसे जानने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे हम एक्वेटिक इकोसिस्टम, मतलब कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है क्या। तो इनको सबसे जानने के पहले हम देखेंगे किसको, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र।
बेसिकली हम इसको जानते हैं, इसको किस तरह से डिवाइड किया गया है। इसमें हम देखें, हम किसके आधार पर, लवणता के आधार पर देखें, ताज़ा जल या मीठा जल इसमें की 0 से 5 पीपीटी इसकी लवणता के आधार पर देखें, और फिर इसमें देखें खारा जल 5 to 35 पीपीटी इसकी लवणता है, और समुद्री जल में देखें तो इक्वल टू 35 इसकी पीपीटी पार्ट पर टेम्परेचर इसमें इसका ये फुल फॉर्म है। ठीक है, तो इसमें लवणता देखें, लैटिक्स देखें, लोटिक्स देखें। लैटिक्स में देखें इसमें ठहरा हुआ जल जो जैसे कि तालाब, झील। लॉटिक्स में देखें, लॉटिक्स में आप देखेंगे बहता हुआ जल। एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे इसमें कि आर्द्र भूमि के ज्वार नदमुख। ठहरा हुआ जल मतलब कि ये हुआ गया तालाब, यहाँ पर जल कैसा है, स्थायी रूप से ठहरा हुआ। झील का देखें, झील का भी स्थायी रूप से यानी कि रहता है। और नदी का जो जल है, नदी का जल कैसा, तो वो हमेशा चलते रहता है, मतलब कि यहाँ से यहाँ, मतलब वो स्थायी नहीं रहता। जैसे कि ये तालाब हुआ, झील हुआ, बड़े बड़े समुद्र, जिनका जल कैसा है, हुआ स्थिर है। और नदी कैसा, नदी का जल जैसे जो होता हुआ है बहता रहता है, कि वह स्थायी नहीं होता। ठीक है, तो आप यहाँ इसको देखेंगे। अब इसमें देखें हम आर्द्र भूमि, जैसे कि इस डायग्राम में देखिएगा आप इसमें कि जैसे कि ये क्या है, ये समुद्र का वाटर एरिया है। ठीक है, तो ये क्या है, ये समुद्र का ये पानी भरा है। और यहाँ पर एक्वेटिक मतलब कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र जो कि जल के अंतर्गत है। और फिर इसमें हमें फर्स्ट में देखें हम इसमें कि जो छिछला प्रदेश है, मतलब कि जहाँ पर ये समुद्र लगा। ठीक है, आप यहाँ से देखिएगा समुद्र के जो कुछ क्षेत्र है, ये कैसा छिछला प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और फिर इसके थोड़ा सा ऊपर जाके देखेंगे गैर लकड़ी पेड़, मतलब कि यहाँ पर लकड़ी की मात्रा बहुत कम होती है, तो ये पेड़ हो गया। जैसे हम इसके नीचे आप देखोगे तो यहाँ पर कैसा है, ये आर्द्र भूमि मतलब कि दलदली क्षेत्र के रूप में भी इसे जाना जाता है। तो इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट तो ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो। थर्ड में आप देखेंगे स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, और सेकंड में आप इसमें यहाँ पर की लकड़ी क्या करते हैं, यहाँ से युक्त होती है, मतलब यहाँ से लकड़ी को काट सकते हैं। और ये जलमुक्त की गहराई मतलब ये सबसे निचली स्तर के रूप में आप यहाँ से देखेंगे कि किस तरह से इनको डिवाइड करके रखा गया। और फिर यहाँ पर ये कैसा है, ये आर्द्र भूमि है जो कि इसका निचला वाला क्षेत्र होता है। ठीक है, तो आप देखें इसमें हम, तो अब देखें हम इसकी आर्द्र भूमि सामान्य तौर पर नदियां हैं, झीलें हैं, ये किनारे पर पाई जाती है, मतलब कि जो आर्द्र भूमि जैसे कि नदियां हैं। ठीक है, यार इसके जो किनारे हैं, यहाँ पर आप देखोगे क्या है, ये आर्द्र भूमि का क्षेत्र है और पाई जाती है, जो कि प्राकृतिक कुत्ते के दोनों के रूप में पाई जाती है, मतलब कि यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी। ये क्या, ये आर्द्र भूमि है, और यहाँ पर पेड़ पौधे लगे रहते हैं, वो तो पता ही है आपको। यह स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बीच का संक्रमण क्षेत्र होता है, मतलब कि ये स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बीच का जो क्षेत्र होता है, वहाँ यहाँ पर ये बीच वाला जो क्षेत्र है वो कैसा है, वो आर्द्र भूमि का। तो इस साइड हो गया स्थलीय, और इस साइड आप देखो तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, और जो बीच का क्षेत्र बचा ना ये वाला, इनको आप क्या बोलते हैं, इसको आर्द्र भूमि क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है इक्वेटोन, आप यहाँ पर देखोगे। आर्द्र भूमि वह पारिस्थितिकी तंत्र है जहाँ पर भूमि जल संतृप्त हो जाती है और अस्थायी रूप से जलीय पादपों के अनुकूल परिस्थितियां होती है, और ये कई रूप में हो सकती है, जैसे कि श्वास है, मांस है, पीट बग है, पोट बग है, या अन्य प्रकार के यहाँ पर मीठे या खारे जल, इस तरह के सिचुएशन में आप यहाँ आपको देखने को मिलेगी, ये आर्द्र भूमि से सुरक्षित है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से यहाँ पर श्वास है, मांस है और पीट बॉग है। और फिर इसमें हम देखें पीट बॉग अम्लीय या क्षारीय है। ये क्या है, एक अम्लीय है, यहाँ पर पीट बॉग है, क्या ये पीटबॉक और ये फैंस है, इनको दो हैं। पीटबॉक को देखेंगे आप और फैंस को भी देखेंगे। पीटबॉक कैसा, ये अम्लीय होता है, और फैंस जो कैसा होता है वह क्षारीय होता है। ये ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं, जैसे मतलब कि वह क्षेत्र जहाँ पर सबसे ज्यादा बर्फ होती है, वहाँ का क्षेत्र को क्या बोलते हैं, ठंडे प्रदेश बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे तो यूरोप मिलेगा, रशिया है, साइबेरियन प्रदेश है, जहाँ पर की पीटबॉक यहाँ पर पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पर, यूरोप में भी है, रशिया में भी, और साइबेरियन जो प्रदेश है जहाँ पर ये पीटबॉक होते हैं, ये कि अम्लीय होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर योंगसे हैं, लीना एक नदी है, कौन सी, योंगसे नदी, यांसे नदी और लीना नदी, ये तीनों प्रकार की नदी है जहाँ पर ये पाए जाते हैं, जो पीटबॉक आर्द्र भूमि में भी पाए जाते हैं। पीटबॉक कहाँ पर, आर्द्र भूमि में भी पाए जाते हैं। और फिर इसमें देखें हम पीटबॉक के बारे में देखें तो इसमें 2 प्रकार के क्षेत्र मुख्यतः होते हैं। वर्षा के कारण मृदा में जल होता है, जिसमें कि भूमिगत जल पोषण न के कारण इसमें पोषक तत्व की भी कमी होती है। तो यहाँ पर पौधों की पत्तियां विघटन काफी धीमा होता है, मतलब कि जो पौधे हैं उनकी पत्ती कैसी होती है, काफी अधिक मात्रा में कैसी होती है, धीमी हो जाती है, जिसके कारण यहाँ की जो मृदा हवा कैसी हो जाती है, अम्लीय हो जाती है, अम्लीय बहुत अधिक हो जाती है, मतलब कि यहाँ पर की जो भूमि है ना वह कैसी हो जाती है, सबसे ज्यादा यहाँ पर अम्लीयता बढ़ जाती है, जिस कारण कहीं इनकी उर्वरता में कमी आ जाती है, मतलब जो पौधे हैं उनकी, जैसे कि ये हुआ, यहाँ क्या है, ये पौधे लगा, ठीक है, यहाँ पर अम्लीयता बढ़ जाने के कारण इसकी क्या होती है, इसकी अधिकता हो जाती है अम्लीय, जिसके कारण जो पौधे की जो वृद्धि है ना वह विकास नहीं हो पाता, मतलब उसकी यहाँ पर आपको यहाँ पर कमी देखने को मिलेगी। ये मुख्यतः उच्च अक्षांश में पाए जाते हैं, मतलब ये सबसे ऊंची स्तर की अक्षांशीय स्तर पर ये पाए जाते हैं। तो आप इसमें देखेंगे फैन क्या है, आमतौर पर फैन आर्द्र भूमि का ये क्षारीयता को देखने को मिलता है, मतलब फैन में देखोगे आप तो यहाँ पर आमतौर पर यह क्या क्षारीयता यहाँ पर देखने को मिलेगी।
फैन आमतौर पर भूमिगत जल का जो पोषक स्तर होता है, जिस कारण कि यहाँ की मृदा में पोषक तत्व की अधिकता होती है। किसके कारण? फैन के। फैन में क्या होती है? यहाँ पोषक तत्व की अधिक, मृदा में पोषक तत्व की अधिकता होने के कारण। ठीक है, तो इसमें हम देख लें थोड़ा सा रामसर साइट के बारे में देख लें, और फिर इसके बारे में फिर आगे की वीडियो में, अगली वीडियो में आप देखेंगे, इसकी आगे की जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। ठीक है, तो रामसर के बारे में देख रहे हैं। रामसर यह 1971 में, जिसमें 2 फेब को सिटी कहाँ पर थी ये, कौन से देश में? ईरान में। ये रामसर सम्मेलन हुआ कब? 1 फरवरी 1982 में। कौन? भारत इसमें शामिल हुआ था। रामसर कन्वेंशन हुआ था कब? 1971 में, और भारत इसमें शामिल कब हुआ था? 1 फरवरी 1 फेब 1982 में भारत इसमें रामसर के अंतर्गत इसको शामिल हुआ था। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे सम्मेलन के अनुसार आर्द्र भूमि के क्षेत्र जैसे कि मार्क्स है, फैन है, पेड़ बॉक्स है, जो पानी के क्षेत्र में ये कृत्रिम है, और यह प्राकृतिक, स्थलीय, अस्थायी, स्थायी या ताजा या समुद्री पानी। इसकी गहराई ज्वार कितनी होती है? इसमें 6 मीटर से अधिक होनी चाहिए। और जैसे कि आप इसको यहाँ पर देखेंगे, जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को आप ऐसा, ये हुआ। ठीक है, तो ये कैसा है? आर्द्रभूमि वाला क्षेत्र। यहाँ पर लो हाइट में सबसे ज़्यादा हाई हाइट मिलेगी, और यहाँ पर लो हाइट मिलेगी। इनको दोनों भागों में इसको डिवाइड करके रखा जाता है। तो आप इसमें यहाँ पर देखेंगे जो रामसर कन्वेंशन हुआ था ना, जिसके अंतर्गत आपने देखा, तो भारत कब हुआ था इसमें शामिल? 1982 में। और इसके कन्वेंशन कब हुआ था? ये कहाँ पर हुआ था? ईरान शहर की सिटी ईरान में हुआ था, 2 फेब 1971 में। ठीक है, किसके नाम से? रामसर कन्वेंशन के नाम से ये शिखर सम्मेलन हुआ था। कहाँ? आर्द्र भूमि। किसके लिए हुआ था ये शिखर सम्मेलन? आर्द्र भूमियों के लिए। तो आर्द्र भूमि में यहाँ पर क्या क्या रखा गया था? तो यहाँ पर कौन कौन सी चीजों को रखा गया था उसको देखें हम। तो इसमें था वॉक्स, मॉक्स था, सॉक और वॉक्स था, फैन था, पेड़ था और बॉक्स था। मतलब इन चारों चीजों के बारे में इनको रखा गया था, जो पानी की अधिक क्षेत्रता के कारण यहाँ कृत्रिम रूप से पाया जाता है। ठीक है, तो आप इसको देखा, तो इसी सिलसिले को हम यहाँ पर देते हैं विराम, और फिर आने वाली इससे आगे की जो वीडियो है ना, उसमें आप देखोगे, तो इससे आगे की जानकारी के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इसी सेशन, इसी के साथ हम लेक्चर को देते हैं विराम। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद। हाँ, और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।